हेलो गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे लेबर में आगे मैनेजमेंट ऑफ लेबर के बारे में। मैनेजमेंट में हम बात करेंगे फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में क्या मैनेज हम करते हैं, सेकंड स्टेज ऑफ लेबर एंड थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में जो मैनेजमेंट में हम देखते हैं, मैनेजमेंट किसके थ्रू करते हैं, तो आप बताते हो पार्टोग्राफ के थ्रू करते हैं। पार्टोग्राफ जो होता है, इसके अंदर एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जिसमें प्रोग्रेस ऑफ लेबर असिस्ट किया जाता है। क्या असिस्ट करते हैं? प्रोग्रेस ऑफ लेबर असिस्ट करते हैं, जिसको हम क्या बोल देते हैं? पार्टोग्राफ बोल देते हैं। तो बात करते हैं हम किसकी? मैनेजमेंट ऑफ लेबर। मैनेजमेंट ऑफ लेबर, ये लास्ट टॉपिक रहने वाला है लेबर का। मैनेजमेंट ऑफ लेबर, मैनेजमेंट ऑफ लेबर में अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट ऑफ लेबर में सबसे पहले बात करेंगे हम मैनेजमेंट ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के अंदर क्या क्या मैनेज किया जाता है, कैसे हम मैनेजमेंट करते हैं फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर का। तो इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले तो आप क्या करोगे, अलाउ फुल लिक्विड डेट, जिसके अंदर आप दो पार्ट कर सकते हो। एक हो गया क्लियर लिक्विड, जो कि ट्रांसपेरेंट रहता है उसको क्लियर लिक्विड बोलते हैं। फुल लिक्विड, जैसे कि इसके अंदर मिल्क आप बता सकते हो, इसके अंदर वाटर, जूस। इसके अलावा हम क्या करेंगे, तो एडवाइस फॉर रेस्ट एंड एम्बुलेशन। रेस्ट और एम्बुलेशन के लिए एडवाइस करेंगे, अल्टरनेट क्या करना है, रेस्ट भी करना है और एम्बुलेशन भी करना है। जब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हों तब तो क्या करना है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के साथ बेरिंग डाउन इफर्ट लगाने होते हैं, जिससे क्या हो, फिटस डिसेंड कर। अलाउ वन पर्सन ऑफ मदर्स चॉइस। मदर की चॉइस का एक पर्सन अलाउ करते हैं। रिकॉर्डिंग ऑफ वाइटल्स, मैटरनल हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेशन, ये सारी चीजें हम चेक करते हैं। हार्ट रेट हम चेक करते हैं, बीपी हम चेक करते हैं, रेस्पिरेशन हम चेक करते हैं और टेम्परेचर हम असेस करते हैं। इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो है टेम्परेचर के बारे में। ये सारे जितने भी वाइटल्स हम असेस कर रहे हैं वो कब कितनी कितनी देर में कर रहे हैं, एवरी 2 आवर। बात करें अगर टेम्परेचर की, तो इफ रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन अकर्स, कौन सी मेम्ब्रेन की बात हो रही है, तो एमनियोटिक मेम्ब्रेन की बात हो रही है। एमनियोटिक मेम्ब्रेन अगर रप्चर हो जाती है तो रप्चर होने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो देखी जाती है वाइटल्स में वो होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर हम क्यों देखते हैं, तो टेम्परेचर इसलिए देखते हैं क्योंकि जैसे ही रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन होगा तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज होगा, और प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज होने पे टेम्परेचर जो होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इसलिए रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन अगर हो गई है तो फिर आप क्या करोगे, एवरी 30 मिनट टेम्परेचर असेस करेंगे फीमेल का, राइट। If rupture of membrane occurs, assess temperature every 30 मिनट। हर 30 मिनट में हमें क्या करना है, तो टेम्परेचर असेस करना है। नेक्स्ट पॉइंट, यस, 6 पॉइंट, रिकॉर्डिंग ऑफ फीटल हार्ट रेट। फीटल हार्ट रेट की रिकॉर्डिंग, इसके बारे में
एम्स में क्वेश्चन भी पूछा गया है कि फीटल हार्ट की रिकॉर्डिंग अगर फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में आपसे पूछा जाता है कि फीटल हार्ट रेट कितनी कितनी देर में चेक करनी चाहिए, तो उसमें कंडीशन दो होती है हमारे पास। एक होती है लो रिस्क कंडीशन, लो रिस्क कंडीशन। अगर लो रिस्क कंडीशन है तो आप जो फीटल हार्ट रेट होती है वो असेस करते हैं एवरी 30 मिनट। एंड इन हाई रिस्क केसेस, इन हाई रिस्क केसेस, हाई रिस्क कंडीशन में आप कितनी कितनी देर में असेस करते हो, तो एवरी 15 मिनट्स आप फीटल हार्ट रेट असेस करते हो। किसके अंदर, तो आप बताएंगे फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के अंदर। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में फीटल हार्ट रेट कितनी कितनी देर में असेस करनी चाहिए, कितनी कितनी देर में चेक करनी चाहिए, तो आपको बताना है। अगर लो रिस्क कंडीशन है तो हर 30 मिनट में आपको असेस करनी है। हाई रिस्क कंडीशन में हर 15 मिनट में आपको असेस करनी होती है फीटल हार्ट रेट। इसके बाद हम बात करने वाले हैं किसकी, पार्टोग्राफ की। सबसे पहले और इंपॉर्टेंट चीज तो क्या है, तो पार्टोग्राफ क्यों परफॉर्म करते हैं, तो टू असेस प्रोग्रेस ऑफ लेबर। मैटरनल रेडीनेस के लिए हम क्या करते थे, तो मैटरनल रेडीनेस असेस करने के लिए हमें करना होता था बिशप स्कोर। जबकि अगर हम यहाँ पर बात करें कि हमें प्रोग्रेस ऑफ लेबर असेस करना है, क्या असेस करना है, प्रोग्रेस ऑफ लेबर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें पार्टोग्राफ करना पड़ेगा। अभी करंट टाइम पर जो पार्टोग्राफ चल रहा है वो किसका चल रहा है, तो वो WHO का चल रहा है। कौन सा पार्टोग्राफ चल रहा है, WHO का पार्टोग्राफ, जिसको आप मॉडिफाइड WHO पार्टोग्राफ भी बोल सकते हैं। इसके अंदर क्या क्या चीजें देखी जाती है, तो इसके अंदर दो एक्सिस होते हैं, एक होता है एक्स एक्सिस और एक होता है वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में हम सर्वाइकल डायलेशन देखते हैं, जबकि एक्स एक्सिस में हम टाइम देखते हैं आर्स के अंदर कि कितना टाइम लगता है। नॉर्मल जो टाइम है, ड्यूरेशन है, नॉर्मल लेबर का ड्यूरेशन, उससे अगर ज्यादा लग जाता है तो उसको प्रोलॉन्ग लेबर बोल देंगे। प्रोलॉन्ग लेबर जब हम बोलते हैं तो उसमें हम कॉज असेस करते हैं कि प्रोलॉन्ग लेबर का कारण क्या रहा। अगर आपको लगता है कि प्रोलॉन्ग लेबर का कारण जो है वो या तो पेल्विस से रिलेटेड है या फीटस से रिलेटेड है, इसका मतलब ये किसमें चेंज हो गया है, तो ये प्रोलॉन्ग लेबर ना होके क्या हो गई कंडीशन, अब तो कंडीशन हो गई है ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर की, जिसमें आपको क्या करना पड़ेगा, तो जिसमें हमें करना पड़ेगा सिजेरियन सेक्शन। इसलिए हम पार्टोग्राफ प्रोग्रेस ऑफ लेबर के लिए असिस्ट कर रहे हैं, ताकि अर्ली डिटेक्शन कर सकें, कि अर्ली हम असिस्ट कर सके कौन सी कंडीशन, कि हो सकता है प्रोलॉन्ग लेबर हो जाए या फिर ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर हो जाए। तो टू असिस्ट, टू अर्ली डिटेक्शन ऑफ लेबर कॉम्प्लिकेशन, लेबर के कॉम्प्लिकेशन को जल्दी पता करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, तो पार्टोग्राफ परफॉर्म कर देते हैं। 1954 पार्टोग्राफ आया सबसे पहले, जो कि फ्रेडमैन ने। 1972 जिसको हम बोलने लगे सर्वाइकोग्राफ, जो कि किसने दिया, फिल पोर्टर ने दिया। Currently we use WHO modified पार्टोग्राफ। इसके अंदर हम बात करें तो कंपोनेंट्स क्या क्या है पार्टोग्राफ के, तो कंपोनेंट्स ऑफ पार्टोग्राफ, पार्टोग्राफ के कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्या क्या चीजें चेक करी जाती है, क्या क्या चीजें असेस की जाती है, तो सबसे पहले तो इसके अंदर आ जाता है पेशेंट आइडेंटिफिकेशन। क्या आता है, तो पेशेंट आइडेंटिफिकेशन सबसे पहले आ जाता है। इसके बाद इसके अंदर क्या क्या चीजें देखी जाती है,
तो इसके अंदर हम यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन देखते हैं। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है। माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन 10 to 20 सेकंड के लिए अगर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं तो ये माइल्ड है। 20 से 40 सेकंड के लिए अगर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं तो ये मॉडरेट है। और मोर देन 40 सेकंड के लिए यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आते हैं तो ये क्या हो जाता है, तो ये हो जाता है सीवियर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। इसके अलावा और क्या क्या चीजें असिस्ट कर सकते हैं इसमें, इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में हम बात करेंगे कि इसमें हम क्या देखते हैं। तो इसमें हम थर्ड नंबर पर देख सकते हैं एमनियोटिक फ्लूइड या फिर एमनियोटिक मेम्ब्रेन के बारे में। जिसमें आप आई का मतलब समझते हैं, मार्किंग जो करते हैं वो ऐसे करते हैं, आई लिख देते हैं, सी लिख देते हैं, बी लिख देते हैं और एम लिख देते हैं। आई का मतलब होता है इंटैक्ट मेम्ब्रेन, मतलब अभी मेम्ब्रेन रप्चर नहीं हुई। सी का मतलब क्लियर फ्लूइड, ब्लड मिक्स हो जाना एमनियोटिक फ्लूइड में, और मिकोनियम स्टेट। एमनियोटिक फ्लूइड, ये सारी चीजें हम देखते हैं एमनियोटिक फ्लूइड में या एमनियोटिक मेम्ब्रेन के अंदर। रिकॉर्डिंग ऑफ मैटरनल वाइटल्स, recording of fetal heart rate, descent of fetus, station, engagement, ये सारी चीजें हम देखेंगे। एंड इंपॉर्टेंट चीज हम बताते हैं कि सर्वाइकल डायलेशन, क्या देखते हैं इसके अंदर, सर्वाइकल डायलेशन। सर्वाइकल डायलेशन अगर हम किसके बेस पर देखते हैं, ड्यूरेशन के बेस पे देखते हैं, टाइम के बेस पे देखते हैं, तो इसी को एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर करते हैं तो उसी को हम क्या बोल देंगे, पार्टोग्राफ बोल देंगे। ठीक, तो पार्टोग्राफ जो होता है वो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, जिसमें अगर आप बताएंगे तो ये वाई एक्सिस है और ये हो गया एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस में आप क्या देखते हो, तो इसके अंदर आप देखते हो सर्वाइकल डायलेशन। क्या देखते हैं, सर्वाइकल डायलेशन। सर्वाइकल डायलेशन में आप बताओगे कि सर्वाइकल डायलेशन जो हुआ वो आप किसके अंदर मेजर कर रहे हो, तो सेंटीमीटर के अंदर मेजर करते हो। जबकि एक्स एक्सिस में आप क्या देख रहे हो, टाइम देख रहे हो इन आवर्स में आप मेजर करते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर हम 0 माने तो सर्वाइकल डायलेशन फुली कितना हो जाता है, तो 10 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, इधर हम टाइम आवर्स में लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। ऐसा आपको पहले से ही देखने को मिलेगा ग्राफ के अंदर। बाकी अगर हम बात करें, क्या जो प्लॉटिंग ऑफ लाइंस होती है इसके अंदर 2 होती है ऑलरेडी, जिसमें पहली होगी आपकी अलर्ट लाइन और दूसरी हो जाएगी हमारी एक्शन लाइन। अलर्ट लाइन और एक्शन लाइन स्टार्ट कहां से होती है, अगर उसके बारे में हम बात करें तो सबसे पहले तो हम देखना ये चाहेंगे कि सर्वाइकल डायलेशन जो होता है वो 4 सेंटीमीटर कितने टाइम में हो सकता है। तो हमने ये पढ़ा है कि सर्वाइकल डायलेशन की स्पीड अगर हम बात करें तो फर्स्ट 3 सेंटीमीटर तक तो 0.5 इन प्राइमिंग, एंड
अगर आपको बताना हो मल्टी के अंदर तो 1 सेंटीमीटर पर आवर बदलता है। जो अलर्ट लाइन और एक्शन लाइन स्टार्ट होती है वो कहाँ से होती है, तो वो 4 सेंटीमीटर से स्टार्ट होती है। इसका मतलब यहाँ पर हम जो मार्किंग कर सकते हैं वो इस तरीके से कर सकते हैं। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, इस जगह से हम स्टार्ट करेंगे आगे, यहाँ से 4 सेंटीमीटर डायलेशन हो चुका है। अब नेक्स्ट 6 सेंटीमीटर डायलेशन होना है, और 6 सेंटीमीटर डायलेशन होने में कितना टाइम लग सकता है, तो चाहे वो मल्टी फीमेल हो चाहे प्राइमरी फीमेल हो, कम से कम कितना टाइम लगता है, तो कम से कम आप बताते हैं कि 1 सेंटीमीटर पर आवर की स्पीड से तो होना ही चाहिए। इसका मतलब हम बता सकते हैं कि 6 आवर और लग जाएंगे, राइट। कितने आवर और लग जाएंगे, 6 आवर और लग जाएंगे। 6 आवर और लग जाएंगे तो हम मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 यहाँ पर हो जाता है तो इसको एक इमेजिनरी लाइन बनाते हैं। 6 आवर बाद कितना डायलेशन हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर डायलेशन। ये इमेजिनरी लाइन जहां पे आके मिलती है उसको हम यहां से मिलाएंगे तो ये पहली लाइन बन जाएगी हमारे पास, जिसको आप बोलते हो अलर्ट लाइन। क्या बोलते हैं, अलर्ट लाइन। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि अलर्ट लाइन कितने सेंटीमीटर पर स्टार्ट होती है, तो आप बताएंगे 4 सेंटीमीटर पर स्टार्ट होती है। एंड एक्शन लाइन की अगर बात करें तो एक्शन लाइन पैरेलल होती है किसके, अलर्ट लाइन के, लेकिन गैप कितना होता है, तो गैप होता है 4 आवर्स का। इसका मतलब ये 4 आवर्स बाद यहां से अगर हम बात करें तो यहां से क्या होगी, अलर्ट लाइन स्टार्ट होगी। 8 आवर हो गए, जिसमें कितना डायलेशन हुआ है, 4 सेंटीमीटर डायलेशन हुआ है। तो अब नेक्स्ट अगर हम बात करें 6 सेंटीमीटर के लिए कितना टाइम और लग जाएगा, तो आप बताएंगे इससे 6 घंटे और ज्यादा लग जाएंगे, 6 आवर और ज्यादा लग जाएंगे। 1 2 3 4 5 एंड 6, मतलब 14 आवर्स में क्या हो जाना चाहिए, फुली डायलेशन ऑफ सर्विक्स हो जाना चाहिए। अगर हम इन दोनों लाइन को मिला देते हैं, दोनों क्रॉस को मिला देते हैं, तो हमारे पास एक दूसरी लाइन बन जाती है जिसको आप क्या बोलते हो, जिसको आप बोलते हो एक्सटर्नल लाइन। क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल लाइन। तो ये ऑलरेडी आपको बना हुआ देखने को मिलेगा पहले से ही, अलर्ट लाइन होती है और एक्शन लाइन होती है। दोनों लाइन एक दूसरे की कैसी होती है, पैरेलल होती है, ठीक है। अब जो हम प्लॉटिंग करते हैं वो हम प्लॉटिंग कैसे करते हैं, तो प्लॉटिंग हम ऐसी इस तरीके से करेंगे कि यहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से हम स्टार्ट करते हैं। यहां से हम स्टार्ट करेंगे तो हम देखेंगे कि 1 आवर हो गया है टाइम, डायलेशन कितना हो गया है, तो डायलेशन हो गया है भैया 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये प्लॉटिंग हमने 6 आवर, डायलेशन कितना हो गया है, तो 6 सेंटीमीटर हो गया, तो प्लॉटिंग हमने इस साइड कर दी। इसका मतलब अगर यहाँ पर मैं प्लॉटिंग की लाइन देख रहा हूं तो प्लॉटिंग की लाइन जो है वो अलर्ट लाइन से लेफ्ट साइड पर है, और अलर्ट लाइन से अगर लेफ्ट साइड पर ही प्लॉटिंग लाइन कंप्लीट हो जाती है तो आप समझते हैं कि ये नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ लेबर को इंडिकेट करता है। किसको इंडिकेट करता है, नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ लेबर को। मतलब अलर्ट लाइन से पहले पहले ही अगर हमारी प्लॉटिंग लाइन कंप्लीट हो गई, इसका मतलब नॉर्मल ड्यूरेशन है किसका, लेबर का। लेबर का कौन सा ड्यूरेशन है, नॉर्मल ड्यूरेशन। बट अगर मैंने देखा और देखने पर क्या देखने को मिला मुझे, तो मुझे ऐसा देखने को मिलता है कि 6 आवर पर जब मैं देखता हूं तो डायलेशन कितना था, तो डायलेशन 5 सेंटीमीटर था। इसका मतलब प्लॉटिंग इस तरीके से बनाऊंगा। इस तरीके से बनाने पर क्या हुआ, तो जो मेरी प्लॉटिंग लाइन थी वो अलर्ट लाइन को क्रॉस कर गई है, या फिर हम बोल सकते हैं राइट साइड पर आ गई है, किसके, अलर्ट लाइन की। अगर प्लॉटिंग लाइन अलर्ट लाइन को क्रॉस कर जाए, या फिर राइट साइड टू दी अलर्ट लाइन आ जाए, या लेफ्ट साइड टू दी एक्शन लाइन रहे, ठीक है। तीनों का मतलब बिल्कुल सेम होता है, एक ही मतलब है तीनों का। किन किन चीजों का, तो प्लॉटिंग लाइन क्रॉस दी अलर्ट लाइन, राइट साइड टू दी अलर्ट लाइन, या लेफ्ट साइड टू दी एक्शन लाइन। अगर ऐसा होता है तो ये इंडिकेट करता है किसको, प्रोलॉन्ग्ड लेबर को। किसको इंडिकेट करेगा, प्रोलॉन्ग लेबर को। क्या करना पड़ेगा सबसे पहले, तो सबसे पहले इसके अंदर जो मैनेजमेंट होता है वो होता है कि हम फर्स्ट रेफरल यूनिट में रेफर कर देते हैं पेशेंट को। जब भी अगर ऐसी चीज आ जाए तो आप बताएंगे कि हम रेफर कर देंगे पेशेंट को। क्वेश्चन में अगर पूछा जाता है आपसे कि प्लॉटिंग लाइन राइट साइड टू दी अलर्ट लाइन आ गई है, या फिर पूछा जाए लेफ्ट साइड टू दी एक्शन लाइन आ गई है, या फिर आपसे पूछा जाए कि अलर्ट लाइन को क्रॉस कर गई है, पेस्ट मैनेजमेंट क्या होगा, प्रायोरिटी मैनेजमेंट बताओ। तो प्रायोरिटी मैनेजमेंट में आपको बताना है कि क्या कर रही है, रेफर कर देंगे फर्स्ट रेफरल यूनिट में।
मतलब CHC में हम रेफर कर देंगे। इसके बाद प्रोस्टाग्लैंडिन देंगे, ऑक्सीटोसिन देंगे, जिससे क्या हो जाए, एक्सेलरेशन ऑफ लेबर हो जाए, लेबर का स्पीड जो है वो बढ़ जाए, डायलेशन सर्वाइकल प्रॉपर तरीके से हो जाए। अगर फुली डायलेशन ऑफ सर्विक्स हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। बाई चांस अगर नहीं हो पाता है, नहीं होगा तो जैसे कि 10 आवर्स हो गए और सर्वाइकल डायलेशन जो है वो 5 सेंटीमीटर ही है या 5.5 सेंटीमीटर हो गया, इसका मतलब ये क्या हुआ, तो ये एक्शन लाइन को क्रॉस कर गया या फिर राइट साइड टू दी एक्शन लाइन आ गया। अगर ऐसा हो जाता है कि क्रॉस कर जाए एक्शन लाइन को या राइट साइड टू दी एक्शन लाइन हो जाए, तो ये इंडिकेट करता है ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर को। और ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर में हमें क्या करना होता है, तो ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर में हमें सिजेरियन सेक्शन ही करना होता है। क्या करना होता है, सिजेरियन सेक्शन करना होता है। ठीक है। अलर्ट लाइन एंड एक्शन लाइन start from 4 centimeter dilation of cervix. Alert line and action line are parallel to each other and gap between both lines is 4। चार मिनट एक होता है। अब फ्लोटिंग लाइन की हम बात करेंगे कि फ्लोटिंग लाइन जो है वो क्या कर जाए, तो फ्लोटिंग लाइन क्रॉस द अलर्ट लाइन, मतलब जैसे फ्लोटिंग लाइन जो थी वो अलर्ट लाइन को क्रॉस कर गई, या फिर आप क्या बताएंगे, तो राइट साइड टू दी राइट साइड टू दी अलर्ट, या फिर सेम हम क्या बोल सकते हैं, तो सेम हम बोल सकते हैं लेफ्ट साइड टू दी एक्शन। तो ये क्या करता है, तो ये इंडिकेट करता है, इंडिकेट प्रोलॉन्ग्ड लेबर। मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, तो मैनेजमेंट में सबसे प्रायोरिटी मैनेजमेंट जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आप बताएंगे। फर्स्ट मैनेजमेंट, रेफर टू दी पेशेंट इन फर्स्ट रेफरल यूनिट। फर्स्ट रेफरल यूनिट के अंदर क्या कर देंगे, पेशेंट को रेफर कर देंगे। इसके बाद सेकंड क्या करेंगे, इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, या फिर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन टू एक्सेलरेट द लेबर। राइट, इसका मतलब क्या समझे हम, तो हम ये समझे हैं कि अगर प्लॉटिंग लाइन में कर ले रहा हूं यहां से, तो प्लॉटिंग लाइन अगर एक्शन लाइन को क्रॉस कर जाती है, सॉरी अलर्ट लाइन को क्रॉस कर जाती है, या फिर दूसरे आप बोल सकते हो कि अलर्ट लाइन से राइट साइड पे आ जाती है, या तीसरी चीज आप बोल सकते हो कि एक्शन लाइन से लेफ्ट साइड पर रहती है। अगर ऐसा होता है तो तीनों सेम चीज है और तीनों का मतलब आप बताते हो कि ये प्रोलॉन्ग लेबर है। और प्रोलॉन्ग लेबर में सबसे पहला मैनेजमेंट होता है कि हम रेफर कर देते हैं पेशेंट को कहां पर, फर्स्ट रेफरल यूनिट में। दूसरा, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमें क्या करना चाहिए, तो ऑक्सीटोसिन देना चाहिए, प्रोस्टाग्लैंडिन देना चाहिए, रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन कर देना चाहिए, ताकि क्या हो, तो आप बताएंगे कि एक्सेलरेट हो जाए, लेबर की स्पीड जो है वो बढ़ जाए। अगर फ्लोटिंग लाइन जो है वो अलर्ट लाइन से पहले ही कंप्लीट हो जाए, या फिर आप बता सकते हैं कि लेफ्ट साइड टू दी अलर्ट लाइन कंप्लीट हो जाए, तो आप इसको क्या समझते हो, तो इसको आप समझते हो नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ
labor. If a plotting line completed before alert line, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, completed left side to the alert line. ये क्या करता है, तो ये इंडिकेट करता है नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ लेबर को. इंडिकेट नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ लेबर. नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ लेबर को इंडिकेट करता है. अगर प्लॉटिंग लाइन जो है, इफ प्लॉटिंग लाइन क्रॉस द एक्शन लाइन और राइट साइड टू द एक्शन लाइन, indicate obstructed labor. मैनेजमेंट में हम क्या कर देंगे, तो मैनेजमेंट में assess the cause of obstructed labor and perform cesarean section. Each small box in cartograph equal to 30 minutes of duration. आपने देखा होगा पार्टोग्राफ, तो पार्टोग्राफ में ऐसे स्मॉल बॉक्स बने होते हैं, इस तरीके से बॉक्स बने होते हैं. इस तरीके से जो बॉक्स बने होते हैं, हर स्मॉल बॉक्स अगर मैं देखूं तो ये 30 मिनट ड्यूरेशन को बताते हैं. कि इसमें अगर हम बात करें कि इसमें हम जो फिल करते हैं इसको, या फिर आप बात करेंगे कि जैसे माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, तो माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आप कैसे फिल करते हो, तो इस तरीके से फिल करते हो 30 मिनट तक माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन. अगर ये टाइम के साथ बढ़ जाते हैं तो फिर इसको इस तरीके से हम फिल करने लगते हैं. अगर ये और ज्यादा बढ़ जाते हैं, सीवियर हो जाते हैं, तो सीवियर में आप क्या करते हो, पूरा का पूरा ऐसे फिल करते हो कि सीवियर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो गया. ठीक है. तो पार्टोग्राफ जो होता है वो आप क्यों परफॉर्म करते हैं, तो पार्टोग्राफ आप असिस्ट प्रोग्रेस ऑफ लेबर के लिए करते हैं. हम असिस्ट क्यों करना चाहते हैं प्रोग्रेस ऑफ लेबर को, ताकि कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, लेबर के ड्यूरिंग कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, इसलिए हम परफॉर्म करते हैं किसको, पार्टोग्राफ. ठीक. फर्स्ट स्टेज मैनेजमेंट में हम बात करें तो पेन मैनेजमेंट के लिए क्या करते हैं, तो पेन मैनेजमेंट के लिए आप बताते हो कि फॉर फर्स्ट 8 सेंटीमीटर डायलेशन पेन किलर आप दे सकते हो पैथिलिन. आफ्टर 8 सेंटीमीटर डायलेशन क्या करना है आपको, तो नाइट्रस ऑक्साइड पेन को कम करने के लिए. इसके बाद दूसरा हमारा मैनेजमेंट ऑफ सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर. मैनेजमेंट क्या करते हैं हम सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में, तो सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में मैनेजमेंट करने के लिए आप बताएंगे कि सबसे पहले तो पोजीशन क्या होनी चाहिए फीमेल की, तो प्रोवाइड
lithotomy position to the female. Assess fetal heart rate, ये वापस से इंपॉर्टेंट चीज। fetal heart rate कितनी कितनी देर में असेस करनी चाहिए, तो इन लो रिस्क every 15 minutes and high risk every 5 minutes, हर 5 मिनट में असेस करनी चाहिए। किस कंडीशन में? हाई रिस्क कंडीशन में। लो रिस्क अगर कंडीशन है तो हर 15 मिनट में आपको असेस करना है fetal heart rate। Instruct mother for bearing down efforts with uterine contraction। जब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो रहे होते हैं तभी क्या करना है? बेयरिंग डाउन एफर्ट्स लगाने, रेस्ट बिटवीन दी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के बीच में जो टाइम मिलता है जिसको हम क्या बोलते हैं? इंटरवल बोलते हैं। उसमें क्या करना है? उसमें रेस्ट करना है। बेयरिंग डाउन एफर्ट कब लगाने होते हैं? जब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आ रहे होते हैं, उसी टाइम पे बेयरिंग डाउन एफर्ट लगाने होते हैं। बिटवीन द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कभी भी बेयरिंग डाउन एफर्ट नहीं लगाना है। जब क्या करना है? रेस्ट करना है। Assess and care of newborn। थर्ड नंबर पर हमारे पास है मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में क्या मैनेजमेंट किया जाता है? तो इसके अंदर एक ही मैनेजमेंट है कि एग्जामिनेशन ऑफ प्लेजेंटा। बिकॉज अगर रिटेन बिट्स प्लेजेंटा के इनसाइड द यूट्रस रह जाते हैं तो ये क्या कर सकते हैं? पीपीएच कोज कर सकते हैं। सेकेंडरी पीपीएच का मोस्ट कॉमन कोज क्या होता है? रिटेन बिट्स ऑफ प्लेजेंटा। तो हम एग्जामिनेशन करते हैं प्लेजेंटा का थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में मैनेजमेंट में, कि एग्जामिनेशन ऑफ प्लेजेंटा की प्लेजेंटा जो है उसके कुछ बिट्स इनसाइड द यूट्रस तो नहीं बच गए, प्रॉपर तरीके से पूरी प्लेजेंटा तो बाहर आ गई है, वो हम एग्जामिनेशन करेंगे। एंड लास्ट जो होता है कि फोर्थ स्टेज जो है उसका मैनेजमेंट आप कैसे करते हो? तो मैनेजमेंट ऑफ फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर। मैनेजमेंट फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर में हम क्या करते हैं? तो ये एक ऑब्जर्वेशन स्टेज है, इसमें हमें क्या करना चाहिए? तो इसमें असेस वाइटल्स एवरी 30 मिनट्स फॉर 2 hours। आफ्टर 2 hours assess vitals every 4 to 6 hours to prevent the chance of पीपीएच। पीपीएच के चांस को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं? तो फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर हम देखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मैनेजमेंट। इसके साथ हमारा जो लेबर का टॉपिक था वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक की, वो है परप्यूरियम। परप्यूरियम क्या है? तो परप्यूरियम में आप बताते हो परप्यूरियम में आपको बताना है
रिवर्ट बैक organs in pre-pregnancy state. प्री-प्रेगनेंसी स्टेट में वापस से रिवर्ट बैक हो जाना ऑर्गन्स का, इसको हम क्या बोलते हैं? परप्यूरियम बोलते हैं. Starts after delivery of placenta ends, खत्म कब हो जाती है? तो अप टू 42 days, या फिर आप बताते हो 6 वीक. ठीक है. नॉर्मल अगर हम बात करें तो इसके अंदर टर्मिनोलॉजी की रिवर्ट बैक हो जाना ऑर्गन का, तो आप बताते हैं इसको हम क्या बोलते हैं? इन्वोल्यूशन रिवर्ट बैक organ in pre-pregnancy state. सब इनोलेशन किसको बोलेंगे? फेलियर टू रिवर्ट बैक organ in pre-pregnancy state. अगर ऑर्गन जो है वो प्री प्रेगनेंसी स्टेट में रिवर्ट बैक होने में फेल हो जाते, रिवर्ट बैक नहीं हो पाते, तो उसको सब इनोलेशन बोलते हैं. फीमेल विद परप्यूरियम, इसको हम क्या बोलते हैं? परप्यूरा फीमेल बोलते हैं. परप्यूरा फीमेल एकमात्र ऐसा ऑर्गन जो वापस रिवर्ट बैक नहीं होता, जो परप्यूरियम प्रोसेस में, इनोलेशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करता, वो होता है एक्सटर्नल ओएस. एक्सटर्नल ओएस does not revert back in pre-pregnancy state. प्री-प्रेगनेंसी स्टेट वापस से रिवर्ट बैक नहीं हो पाता है. टाइप्स ऑफ परप्यूरियम. अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन हम बात कर रहे हैं. अकॉर्डिंग ड्यूरेशन, पहला आता है इसके अंदर इमीडिएट परफ्यूरियम. दूसरा होता है अर्ली परफ्यूरियम. और थर्ड है इसके अंदर डिलेड या रिमोट परफ्यूरियम. डिलेड या रिमोट. इमीडिएट परफ्यूरियम की अगर हम बात करें तो इमीडिएट परफ्यूरियम प्रोसेस कंप्लीटेड विदिन 24 आवर्स. 24 घंटे के अंदर अगर परफ्यूरियम प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो इमीडिएट परफ्यूरियम बोलते हैं. विदिन 7 days कंप्लीट हो जाती है, 1 वीक कंप्लीट हो जाती है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं? तो इसको अर्ली परफ्यूरियम बोलते हैं. एंड अप टू 42 days कंप्लीट होती है या अप टू 6 वीक तक कंप्लीट होती है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं? तो इसको हम बोलते हैं डिलेड या
रिमोट परफ्यूरियम हम बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? डिलेड या रिमोट परफ्यूरियम बोलेंगे। ठीक है, तो ये टाइप ऑफ परफ्यूरियम होते हैं अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन, जिसमें इमीडिएट होता है, अर्ली होता है और डिलेड होता है। इमीडिएट परफ्यूरियम के अंदर आप बताएंगे कि परफ्यूरियम का प्रोसेस जो है, मतलब कि सारे के सारे ऑर्गन रिवर्ट बैक हो जाए अगर विद इन 24 आवर, तो आप क्या समझते हैं? तो आप इसको इमीडिएट परफ्यूरियम समझते हैं। अगर सारे ऑर्गन्स रिवर्ट बैक होने में 7 डेज का या 1 वीक का टाइम लगा देते हैं तो इसको अर्ली परफ्यूरियम बोलते हैं। और 42 डेज का टाइम लग रहा है या 6 वीक तक का टाइम लग रहा है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम डिलेड या रिमोट परफ्यूरियम इसको बोलते हैं। अब एक एक ऑर्गन की बात करते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा यूट्रस। यूट्रस जो होता है, ये जस्ट आफ्टर डिलीवरी पोजीशन क्या होती है इसकी, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो जस्ट आफ्टर डिलीवरी, जस्ट आफ्टर डिलीवरी, यूट्रस is 13.5 centimeter above the symphysis pubis. After 48 hours of delivery, uterus descend and has position 1.25 से 1.5 सेंटीमीटर पर डे। सबसे पहले अगर हम देखते हैं जस्ट आफ्टर डिलीवरी, तो यूट्रस कहां पे हमें सीन होता है? तो यूट्रस की पोजीशन होती है 13.5 सेंटीमीटर अबव द सिम्फाइसिस प्यूबिस। आफ्टर 48 आवर, जैसे 48 आवर कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद से यूट्रस डिसेंड होने लगता है, नीचे की तरफ आने लगता है उसकी पोजीशन से 1.25 से 1.5 सेंटीमीटर पर डे के हिसाब से वो क्या होगा? नीचे की तरफ आएगा, तो वापस से पेल्विक ऑर्गन बन जाएगा। कब बन जाएगा पेल्विक ऑर्गन? तो आप बताते 10 से 12 दिन में बन जाएगा या 2 वीक में बन जाएगा। यूट्रस बिकम्स अगेन पेल्विक ऑर्गन आफ्टर 10 to 12 days, और वीक में बताना हो तो 2 वीक आप बताएंगे। तो 2 वीक में या 10 से 12 दिन में क्या हो जाएगा? यूट्रस वापस से पेल्विक ऑर्गन बन जाता है। साइज जो हमने देखी थी, मेजरमेंट ऑफ यूट्रस, मेजरमेंट ऑफ यूट्रस नॉर्मल जो होता है वो 7.5 से 8 सेंटीमीटर होता है। ये नॉन प्रेग्नेंट की बात है, नॉन। इसके अलावा अगर हम देखें कि प्रेगनेंसी में ये लगभग 5 गुना बढ़ जाता था, 35 सेंटीमीटर हो जाता था किसके अंदर? प्रेगनेंसी के अंदर। एंड जस्ट आफ्टर डिलीवरी अगर हम देखें तो ये लगभग 20 सेंटीमीटर का होता है इन। ये हो गया है पोजीशन के बारे में कि यूट्रस की हाइट क्या होती है जस्ट आफ्टर डिलीवरी। तो आपको बताना है 13.5 सेंटीमीटर अबव द सिम्फाइसिस प्यूबिस देखा जाता है। उसके बाद कब से नीचे आना स्टार्ट होता है? तो 48 आवर डिलीवरी के बाद में क्या होगा? वो डिसेंड होना स्टार्ट होगा, नीचे की तरफ आना स्टार्ट होगा, जो कि पर डे के हिसाब से 1.25 से 1.5 सेंटीमीटर पर डे डिसेंड होता है। वापस से पेल्विक ऑर्गन बन जाता है आफ्टर 10 to 12 डेज या फिर 2 वीक। साइज अगर पूछते हैं कि जस्ट डे ऑफ डिलीवरी अगर पूछे, ऑन द डे ऑफ डिलीवरी क्या रहेगी साइज यूट्रस की? तो 20 सेंटीमीटर रहेगी। बात करते हैं वेट ऑफ यूट्रस की, कि वेट ऑफ यूट्रस जो होता है उसके बारे में अगर हम बात करें, वेट ऑफ यूट्रस नो चेंजेस seen in uterine weight just after delivery। जस्ट आफ्टर डिलीवरी अगर बात करें तो कोई वेट में चेंजेस नहीं देखा जाता, बट
at the end of first week, यूट्रस का वेट जो होता है वो हो जाता है 500 ग्राम। कितना ले जाता है? 500 ग्राम ले जाता है। At the end of सेकेंड वीक ये हो जाएगा 300 ग्राम। And last at the end of 4 to 6 week ये वापस से कितना हो जाता है? 60 ग्राम हो जाता है। तो ये वेट में चेंजेस जो देखे जाते हैं वो कब देखे जाते हैं? तो वेट में चेंजेस एक वीक बाद, क्योंकि नॉर्मल सेम डे तो कितना रहेगा यूट्राइन वेट? तो सेम डे जो यूट्राइन वेट रहेगा वो रहेगा 1000 ग्राम, 900 से 1000 ग्राम। एट द एंड ऑफ 1 वीक अगर हम देखते हैं तो वो 500 ग्राम होता है। एट द एंड ऑफ सेकंड वीक हम देखते हैं तो वो 300 ग्राम ले जाते हैं। एट द एंड ऑफ थर्ड वीक हम देखते हैं तो वो 100 ग्राम होता है। और 4 to 6 वीक में हम देखेंगे एट द एंड ऑफ 4 to 6 वीक तो वो कितना हो जाएगा? तो वो प्री प्रेगनेंसी स्टेट में चला जाएगा और 60 ग्राम वेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये यूट्रस में ये चेंजेस देखे जाते हैं। आफ्टर डिलीवरी ऑफ प्लेजेंटा, प्लेजेंटा की डिलीवरी के बाद क्या होता है? तो आफ्टर डिलीवरी ऑफ प्लेजेंटा डिक्रीज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, क्योंकि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रिलीज कौन कर रहा था? प्लेजेंटा रिलीज कर रही थी। तो जैसे डिलीवरी ऑफ प्लेजेंटा हो जाती है, प्लेजेंटा बाहर आ जाती है, तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन क्या देखा जाता है? तो कम देखा जाता है। और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन जो होते हैं वो एनाबॉलिक है, तो इसका मतलब जब भी एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कम होंगे तो ये क्या करते हैं? तो ये इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। और प्रोटियोलाइटिक एंजाइम की एक्टिविटी अगर बढ़ जाती है तो क्या बताते हैं हम? तो स्लाइटली प्रोटीन कैन बी सीन इन परप्यूरा फीमेल यूरिन। लॉस ऑफ प्रोटीन थ्रू यूरिन। यूरिन के थ्रू क्या हुआ? प्रोटीन का लॉस हो गया। यूरिन के थ्रू प्रोटीन का लॉस हुआ तो क्या हुआ? इंक्रीज डाइटरी रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन प्लस 20। नॉर्मल जो आरडीए है वो कितना है? तो नॉर्मल आरडीए वो है 1 ग्राम पर केजी पर डे। इतना तो हम देंगे। साथ में हम क्या कर देंगे? तो प्लस 20 ग्राम पर डे के हिसाब से हम क्या कर देंगे? बढ़ा के। ठीक है, तो 20 ग्राम और बढ़ा के हम प्रोटीन दे देंगे। बाकी नॉर्मल जो आरडी है उसके हिसाब से तो हम देना ही देना है। मैक्सिमम एंडोमेट्रियम रिस्टोर on 16th day of delivery except placental site। क्या आप बोल सकते हो कि मैक्सिमम को यहाँ पर लिख सकते हो कि 70% एंडोमेट्रियम जो होती है वो रिस्टोर हो जाती है। कौन से डे पर? 16 डे पर। प्लेजेंटल साइट के अलावा जितनी भी एंडोमेट्रियम है वो सारी की सारी रिस्टोर हो जाएगी। कौन से डे पर हो जाएगी?
तो 16th डे पर हो जाएगी। ठीक है, कंप्लीट एंडोमेट्रियम रिस्टोर अप टू 6 वीक। 6 वीक तक क्या होता है, कंप्लीट एंडोमेट्रियम रिस्टोर हो जाती है। वेट की अगर हम बात करें, 2 kg weight loss and first week of delivery. Due to excess urine output and perspiration. एक्सेसिव स्वेटिंग होने से और एक्सेसिव यूरिन आउटपुट होने से 2 किलो वेट कम हो जाता है फर्स्ट वीक ऑफ डिलीवरी। एडिशनल 1 to 2 kg weight loss in next 5 week। ये भी किस वजह से होता है, ये भी यूरिन आउटपुट एंड या स्वेटिंग, आप बोल सकते हो कि स्वेटिंग की वजह से होता है और एक्सेस यूरिन आउटपुट की वजह से होता है। वाइटल्स की हम बात करें अगर, कि वाइटल्स में क्या क्या चेंजेस देखे जाते हैं। वाइटल्स ब्लड प्रेशर जो होता है वो तो डिक्रीज हो जाता है ड्यू टू ब्लड लॉस, राइट। हार्ट रेट इंक्रीज एंड आप बताते हो रेस्पिरेशन, वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। टेम्परेचर की अगर हम बात करें, टेम्परेचर इंक्रीज only same day of delivery up to 0.5 degree Celsius and returns to normal within 24 hours। तो कोज आप बताते हैं ड्यू टू डिहाइड्रेशन, ड्यू टू डिहाइड्रेशन। तो मैनेजमेंट में आप बता सकते हो एडमिनिस्टर इंट्रावेनस ओरल फ्लूइड अलाउ करना चाहिए, इंट्रावेनस फ्लूइड देना चाहिए क्योंकि डिहाइड्रेशन की वजह से हुआ। 0.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, मतलब कि टोटल टेम्परेचर अगर बात करें तो 99 डिग्री फ़ारेनहाइट इतना हो जाए अगर, ठीक है, तो इसको आप क्या मानते हो, तो इसको आप नॉर्मल मानते हो और ये 24 आवर के अंदर वापस से क्या होना चाहिए, नॉर्मल हो जाना चाहिए। टेम्परेचर on 3rd day of delivery, if temperature increased but not more than 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो इसका कोज जो होगा वो होगा ब्रेस्ट एंगोर्जमेंट। मैनेजमेंट में क्या करना चाहिए, तो मैनेजमेंट में ब्रेस्ट फीडिंग करानी चाहिए।
नेक्स्ट कंडीशन, थर्ड डे वाले दिन, इफ टेम्परेचर इंक्रीज्ड more than 100.4 degree Fahrenheit, more than 100.4 degree Fahrenheit, 38 degree Celsius, indicate परप्यूरियल सेप्सिस। किसको इंडिकेट करता है? परप्यूरियल सेप्सिस को इंडिकेट करता है। परप्यूरियल सेप्सिस इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है। इन्फेक्शन हम फीवर कब बोलते हैं, इन्फेक्शन कब बोलते हैं? जब टेम्परेचर जो होता है वो 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा हो जाए तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इन्फेक्शन बोलते हैं या फीवर बोलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है परप्यूरियल सेप्सिस के बारे में। परप्यूरियल सेप्सिस के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं परप्यूरियल सेप्सिस के बारे में, तो आप बताएंगे सबसे पहले तो मोस्ट कॉमन साइट ऑफ परप्यूरियल सेप्सिस, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ परप्यूरियल सेप्सिस, क्या होती है? तो प्लेजेंटल साइट होती है। क्या होती है? प्लेजेंटल साइट। प्लेजेंटल साइट मोस्ट कॉमन साइट। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ परप्यूरियल सेप्सिस, ग्रुप ए बीटा hemolytic streptococcus। Most common cause of delayed peripheral sepsis, तो इसमें आप बताएंगे क्लेमाइडिया। क्या बताएंगे? क्लेमाइडिया, जो कि मोस्ट कॉमन कॉज होता है डिलेड परप्यूरियल सेप्सिस का। मैनेजमेंट में आप क्या करेंगे? तो मैनेजमेंट में हम इसमें दे देंगे एंटीबायोटिक्स। ग्राम पॉजिटिव है तो आपको पेनिसिलिन देनी है, ग्राम नेगेटिव है तो मोनोसेप आप दे सकते हो। एनारोबिक है तो इसके अंदर आप क्या दे सकते हो? क्लिंडामाइसिन दे सकते हो, मेट्रोडाजोल दे सकते हो, ये ड्रग आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन साइट पूछी जाए परप्यूरियल सेप्सिस के लिए तो प्लेजेंटल साइट आप बताएंगे। मोस्ट कॉमन कॉज तो परप्यूरियल कॉज ऑफ परप्यूरियल सेप्सिस ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस। मोस्ट कॉमन कॉज जो होता है डिलेड परप्यूरियल सेप्सिस का वो होता है क्लेमाइडिया। ठीक है, अगर मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम के बारे में पूछा जाए तो एंडोमेट्राइटिस होगा। एंडोमेट्रियम में क्या हो जाएगा? इन्फ्लामेशन हो जाएगा। लेकिन साइट कौन सी रहेगी? तो साइट रहेगी प्लेजेंटल साइट। तो ये होता है परप्यूरियल सेप्सिस के बारे में। आरबीसी के बारे में अगर देखा जाए तो आरबीसी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। डब्ल्यूबीसी इंक्रीज हो जाती है। मोर देन 25,000 mmQ ड्यू टू स्ट्रेस ऑफ लेबर। प्लेटलेट्स का अगर हम देखें तो प्लेटलेट भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। किसके अंदर? परप्यूरियम के अंदर। तो अगर हम देखते हैं ब्लड काउंट के बारे में, ब्लड काउंट्स के बारे में, तो ब्लड काउंट में आप बताएंगे कि आरबीसी जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है, डब्ल्यूबीसी इंक्रीज हो जाती है। इंक्रीज क्यों हो जाती है? स्ट्रेस ऑफ लेबर की वजह से हो जाती है। प्लेटलेट इंक्रीज हो जाती है क्योंकि ब्लीडिंग हुई है तो प्लेटलेट क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। तो ये सारे चेंजेस देखे जाते हैं किसके अंदर? परप्यूरियम के अंदर। इसके अलावा हम बात करते हैं आगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है
menstrual cycle and ovulation after delivery, या फिर आप बता सकते हैं कि नीड फॉर एक्स्ट्रा कॉन्ट्रासेप्टिव आफ्टर डिलीवरी कब जरूरत हमें पड़ती है। तो यहाँ पर दो तरह की फीमेल हम पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं हम लैक्टेटिंग और एक पढ़ेंगे हम नॉन लैक्टेटिंग। लैक्टेटिंग फीमेल जो ब्रेस्ट फीड करवा रही है उसको लैक्टेटिंग बोलते हैं, और एक हो जाती है नॉन लैक्टेटिंग। नॉन लैक्टेटिंग पहले हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, ओवुलेशन के बारे में बात कर रहे हैं। चाहे क्वेश्चन ओवुलेशन का आए, चाहे क्वेश्चन आ जाए किसका, नीड फॉर एक्स्ट्रा कॉन्ट्रासेप्टिव, दोनों में सेम आंसर आपको भरना है। रूल ऑफ 3 यूज करना होता है यहाँ पे। रूल ऑफ 3 क्या होता है, तो रूल ऑफ 3 लैक्टेटिंग अगर फीमेल है तो 3 मंथ आप बताते हो, और नॉन लैक्टेटिंग फीमेल है तो आप बताते हो 3 वीक। 3 वीक बाद क्या हो सकता है, ओवुलेशन हो जाता है, जबकि लैक्टेटिंग फीमेल के अंदर 3 मंथ। सेकंड जो है वो किसके बारे में है, तो वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। मेंस्ट्रुअल साइकिल कब आ जाएगी, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो 4 से 6 मंथ में आ जाती है लैक्टेटिंग फीमेल के अंदर, और नॉन लैक्टेटिंग फीमेल के अंदर देखा जाए तो 6 से 8 वीक में देखी जाती है। एक्स्ट्रा कॉन्ट्रासेप्टिव जो हमें देना है उसकी बेस्ट चॉइस क्या होगी, तो बेस्ट चॉइस में आप बताते हो कि बेस्ट चॉइस ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव इन परप्यूरियल फीमेल, फर्स्ट बेस्ट चॉइस आपसे पूछे, फर्स्ट चॉइस आप बताते हो इंट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। सेकंड चॉइस या फिर आईयूसीडी ऑप्शन में ना हो तो आप बताते हो प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स। क्या बताते हैं, प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स बताते हैं। आईयूसीडी का इंसर्जन कब कर देना चाहिए, तो आईयूसीडी का इंसर्जन जो होता है वो कब करेंगे हम, तो हम इसको करते हैं या तो तुरंत कर देंगे या फिर 48 आवर के अंदर कर देंगे। अगर 48 आवर के अंदर नहीं हो पाता है तो फिर आप क्या करते हो, तो फिर आप 6 वीक के बाद में आप इंसर्जन करते हो। बाकी अगर हम बात करें इसकी क्या, अगर स्टेलाइजेशन करना हो तो स्टेलाइजेशन में आप बताते हो कि स्टेलाइजेशन जो होगा वो फर्स्ट वीक के अंदर हो सकता है। फर्स्ट वीक में अगर परफॉर्म नहीं किया गया तो फिर आपको कब परफॉर्म करना है, तो वो 16 वीक के बाद में परफॉर्म करना है। कब परफॉर्म करेंगे, 16 वीक के बाद। अगर फर्स्ट वीक के अंदर करते हो तो इसको हम बोलते हैं पोस्ट पार्टम स्टेलाइजेशन। जबकि अगर बात करें कि 16 वीक आफ्टर डिलीवरी हम अगर परफॉर्म करते हैं स्टेलाइजेशन प्रोसेस, तो इसको हम क्या बोलते थे, तो इसको हम बोलते हैं इंटरवल स्टेलाइजेशन। ठीक है, तो दोनों चीजें हम लिखते हैं इंसर्शन ऑफ आईयूसीडी at the time of delivery within 48 hours of delivery if not inserted within 48 hours of delivery, then insert IUCD after 6 week। फिर
फिर 6 वीक के बाद इंसर्ट करते हैं। या तो टाइम ऑफ डिलीवरी इंसर्ट कर दो या विद इन 48 आवर ऑफ डिलीवरी इंसर्ट कर दो। अगर 48 आवर ऑफ डिलीवरी इंसर्ट नहीं किया गया तो फिर आईयूसीडी जो होता है वो 6 वीक आफ्टर डिलीवरी हम क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। बेस्ट टाइम टू परफॉर्म स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन जो होता है दो टाइप का हम बताते हैं, एक होता है पोस्ट पार्टम स्टरलाइजेशन। within 1 week of delivery। एक होता है इंटरवल स्टरलाइजेशन। आफ्टर 16 वीक ऑफ डिलीवरी, 16 वीक ऑफ डिलीवरी के बाद में आपको अगर परफॉर्म करना है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरवल स्टरलाइजेशन बोलेंगे। पोस्टपार्टम जो स्टरलाइजेशन होता है वो क्या होता है, तो विद इन 1 वीक ऑफ डिलीवरी अगर हम स्टरलाइजेशन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं पोस्टपार्टम स्टरलाइजेशन। एडवांटेज ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, तो ये पीडियाट्रिक में लिखाया ही होगा। एडवांटेज ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग क्या होता है, तो हेल्प इन स्लिमनेस करता है, प्रिवेंट करता है चांस ऑफ पीपीएच को, आयरन रिस्टोरेशन का काम करता है, मदर फीटस की बॉन्डिंग बनाता है। ये सारे एडवांटेज होते हैं किसके, ब्रेस्ट फीडिंग के। ठीक है, जो कि पीडियाट्रिक में आपने पढ़ भी लिया होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं वो हम कर रहे हैं, इफ फीमेल अगेन प्रेग्नेंट विदाउट resuming menstrual cycle, अगर menstrual cycle रिज्यूम हुए बिना फीमेल दोबारा से प्रेग्नेंट हो जाती है तो इसके अंदर जो डाइटरी रिक्वायरमेंट होती है, रिक्वायरमेंट कितनी होती है, तो 700 से 750 किलो कैलोरी रिक्वायरमेंट होती है। जिसमें से अगर हम बात करें तो 500 से 550 किलो कैलोरी fulfilled by dietary intake and 200 to 250 kilocalorie fulfilled by fat deposited in previous pregnancy। प्रीवियस प्रेगनेंसी के अंदर जो फैट डिपॉजिट हुआ था उससे फुलफिल हो जाएगी। तो 500 से 550 किलो कैलोरी तो फुलफिल होती है डाइटरी इंटेक से, और 200 से 250 अगर सिंगल प्रेगनेंसी के अंदर पूछा जाए तो सिंगल प्रेगनेंसी के अंदर ये हमें डाइटरी रिक्वायरमेंट चाहिए 500 से 550 किलो कैलोरी हमें चाहिए। दोबारा से अगर बिना ओवुलेशन बिना मेंस्ट्रुअल साइकिल रिज्यूम हुए अगर क्या हो जाता है, फीमेल दोबारा से प्रेग्नेंट हो जाती है तो डाइटरी रिक्वायरमेंट जो होती है वो कितनी हो जाती है, वो 700 से 750 किलो कैलोरी हो जाती है। जिसमें से 500 से 550 किलो कैलोरी तो फुलफिल होती है डाइटरी इंटेक से, और 200 से 250 किलो कैलोरी जो फुलफिल होती है वो होती है फैट डिपोजिशन इन प्रीवियस प्रेगनेंसी। ठीक है, इसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक की बात करने वाले हैं वो है फिजियोलॉजी ऑफ लैक्टेशन। फिजियोलॉजी ऑफ लैक्टेशन, जिसमें हम 4 स्टेप पढ़ेंगे। पहला होगा मेमोजेनेसिस,
दूसरा होगा लैक्टोजेनेसिस, गैलेक्टोकाइनेसिस और गैलेक्टोलाइसिस। ठीक है, गैलेक्टो कौन कौन से हार्मोन की वजह से होता है ये हम बात करेंगे इसके अंदर कि मेमोजेनेसिस जो होता है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की वजह से होता है, लैक्टोजेनेसिस जो होता है वो प्रोलैक्टिन की वजह से होता है, गैलेक्टोकाइनेसिस किसकी वजह से होगा तो ये ऑक्सीटोसिन की वजह से होगा, और गैलेक्टोपोइसिस जो होता है ये किसकी वजह से होता है, ये होता है प्रोलैक्टिन की वजह से। मेमोजेनेसिस मतलब क्या है, तो मेमोजेनेसिस का मतलब आप बताते हो कि एनलार्जमेंट हो जाना ब्रेस्ट स्पेट्स का, जो कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की वजह से होता है 6 से 8 वीक में। लैक्टोजेनेसिस का मतलब क्या है, तो इसमें मिल्क का सिंथेसिस होता है, सेक्रेशन होता है, सिंथेसिस हो जाना। काइनेसिस का मतलब क्या होता है, तो काइनेसिस का मतलब होता है इजैकुलेशन ऑफ मिल्क, और इजैकुलेशन ऑफ मिल्क में जो हार्मोन हेल्प करता है वो करता है ऑक्सीटोसिन। ठीक है, और ऑक्सीटोसिन क्या कराएगा, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन भी कराएगा, जिससे पीपीएच के चांस भी क्या हो जाते हैं, प्रिवेंट हो जाते हैं। तो हार्मोन जो रिस्पांसिबल है वो हम लिख लेते हैं अभी, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। लैक्टोजेनेसिस के अंदर अगर देखा जाए तो प्रोलैक्टिन, गैलेक्टोकाइनेसिस के अंदर देखा जाए तो ऑक्सीटोसिन, एंड गैलेक्टोपोइसिस के अंदर देखा जाए तो प्रोलैक्टिन। ये हार्मोन हेल्प करते हैं। इसके बाद जो हम बात करेंगे वो बात